हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले विद चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू नो आपको हमारा इनिशिएटिव कैसे लगा है, जहां पर हम फ्री फुल सीएमए फाउंडेशन का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपको पूरे रेगुलर लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। कहां पे मैम? अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता दूं, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाइए, पीसीए डिजिटल ऐप आप डाउनलोड करिए, या फिर आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड यहाँ पर बताइए कि मैम मुझे फ्री सीएमए फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करिए। एट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपका एग्जाम जून 25 या फिर दिसंबर 25 में है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन कंपलसरी डाउनलोड करना है बेटा, इसीलिए डाउनलोड करना है क्योंकि जो एमसीक्यू डिस्कशन, रिविजन एंड जो पीवाईक्यू डिस्कशन होने वाले हैं वो लाइव होने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पे। सो डाउनलोड द ऐप ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि लाइव पीवाईक्यू डिस्कशंस कब होने वाले हैं अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है, पूरा का पूरा आईसीएमए एमएआई का मॉड्यूल हमने पूरा का पूरा कवर किया है, ठीक है। विथ कलरफुल नोट्स, आपको तो वो दिख रही होगी, ओके। एंड ऑल्सो एक सपोर्ट एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके जितनी भी फ्रेंड्स है जो सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, तो उन्हें प्लीज ये इनिशिएटिव जो हमने ली है, ये इनिशिएटिव के बारे में जरूर जरूर बताइए। एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि इतना सपोर्ट तो आपसे बनता है। अगर हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इतना तो सपोर्ट हम आपसे मांग ही सकते हैं कि आप हमारे जो भी फ्री इनिशिएटिव है, आप वो हर किसी, मतलब आपके जो भी जान पहचान में जो भी फ्रेंड्स है जो सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं, तो आप उन्हें ये न्यूज जल्द से जल्द एंड हर जगह पे पहुंचा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मनी से पहले, ठीक है, मतलब पहले जमाने में क्या होता था, मनी एग्जिस्ट करने से पहले क्या होता था, एक सिस्टम फॉलो किया जाता था। एक सिस्टम फॉलो किया जाता था जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। मतलब गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज। तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें आटा दूंगी। तुम मुझे नमक दो, मैं तुम्हें शक्कर दूंगी, ठीक है। तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते थे पहले जमाने में, ठीक है। तो पहले जमाने में जब ये बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, इकोनॉमी मस्त अच्छे से चल रही थी, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद में ना बार्टर सिस्टम में ना डिफिकल्टीज आना स्टार्ट हो गई, दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई बार्टर सिस्टम में, ठीक है। कैसी दिक्कतें? जैसे कि लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो चीज मेरे पास है वो आपको चाहिए, और जो चीज आपके पास है वो मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे? जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, मेरा जो कोइंसिडेंस है वो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जो आपको चाहिए ना वो चीज मेरे पास नहीं है, तो आपका जो वांट है, वो जो कोइंसिडेंस है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, वो नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। तो इसकी वजह से ये जो दिक्कत है, ये जो डिफिकल्टी है, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये एग्जिस्ट करने लगी। समझ रहे? अब एग्जांपल लो, रवि। रवि का एग्जांपल ले लो, ठीक है। रवि के पास में चावल है लेकिन उसको चाहिए शूज। रवि के पास में चावल मतलब राइस है, लेकिन उसको चाहिए शूज। अब ले लो अपनी रवीना टंडन, ठीक है। अब रवीना टंडन के पास में शूज है, लेकिन उसको चावल नहीं चाहिए, उसको चाहिए मिल्क। तो क्या ये ट्रेड होगा? रवि की जो वांट है वो तो फुलफिल हो जाएगी क्योंकि रवीना के पास में शूज है और रवि को चाहिए शूज, लेकिन रवीना को चावल नहीं चाहिए जो रवि के पास है। रवीना को क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। तो क्या वो रवि के पास है? नहीं है। तो क्या ट्रेड होगा यहाँ पे? नहीं होगा। तो व्हाट इज द अल्टीमेट डिफिकल्टी? द अल्टीमेट डिफिकल्टी इज लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। यहां पर दोनों की वांट क्या है? सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन यहां पे दोनों की वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास है, लेकिन जो चीज आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो क्या यहाँ पे ट्रेड होगा? नहीं होगा। ये है सबसे प्राइमरी दिक्कत इन बार्टर सिस्टम, ठीक है। याद रखना, क्या था ये, क्या बोला था मैंने इसको, इसका नाम अच्छे से याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी आप समझ ही गए होंगे। देखो, पहले जमाने में गुड्स के बदले में गुड्स लिया जाता था, मतलब एप्पल के बदले में ऑरेंजेस, ठीक है। कुछ भी फ्रूट्स ले लो, एप्पल के बदले में ऑरेंजेस ले लो, राइस के बदले में दाल ले लो, ठीक है। तो ये जैसे गुड्स है ना, ये क्या है, ज्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं करके रख सकते हो क्योंकि ये स्पॉइल हो जाएंगे। क्या आप एप्पल्स 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, वो खराब हो जाएंगे ना 1 महीने बाद में। तो लेकिन
अब मनी का एग्जांपल लो, मनी तो आप आराम से, वेल्थ तो आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो, वेल्थ तो अभी तो आप इन्वेस्ट करते हो, अभी तो अभी की मैं बात करूं तो। लेकिन पहले जमाने में क्या आप स्टोर करके रख सकते थे? नहीं, नहीं रख सकते थे आप स्टोर करके, क्योंकि वो स्पॉइल हो जाता था। मोस्ट ऑफ द गुड्स स्पॉइल हो जाते थे। अब कुछ ऐसे गुड्स है, मतलब ड्रेस के बदले में शर्ट, के बदले में शर्ट, जीन्स के बदले में जीन्स, अगर कुछ ऐसे गुड्स है जो मोस्ट ऑफ द गुड्स है वो नहीं होते थे खराब, लेकिन जो गुड्स जैसे खाने पीने की बात करेंगे हम, तो वो तो आप ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हो ना, वो तो स्पॉइल होना ही है। तो क्या आप स्टोर करके रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो क्या आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। आप वेल्थ, अच्छा अपना वेल्थ आराम से आप स्टोर करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर जनरेशन, या फॉर तुम्हारे ही फ्यूचर के लिए, या फिर तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है। सो एक तो दूसरी दिक्कत है वो क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। मेरे पास में है बकरी, मतलब गोट। ठीक है, मेरे पास में है गोट, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए काऊ, गैया। ठीक है, जो तुम्हारे पास है। मेरे पास में है गोट और मुझे चाहिए गैया। अब मेरी गोट एकदम छोटी सी, तुम्हारी गैया एकदम मोटी सी, तो क्या यहाँ पर क्या मेरी गोट को मैच करने के लिए क्या आप गैया को डिश करके मुझे दे सकते हो? गैया मतलब काऊ। क्या आप काऊ को आधा, हाफ ऑफ काऊ क्या मुझे दे सकते हो? और मेरा पूरा गोट लेके जाओ और मुझे आधा काऊ दे दो, तो क्या पॉसिबल है? ये नहीं है। सो दिस इज वॉल्ड डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। ऐसे कोई कमोडिटीज हो जाते हैं जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप कट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल बढ़िया से ही लिया है मैंने कि भाई आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो, एकदम सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ मैं। ठीक है, आई हैव 1 kg ऑफ राइस। ठीक है, मेरे पास में राइस है जो आपको चाहिए। ठीक है, मैं आपको राइस दूंगी, उसके बदले में क्या मुझे आप 1 kg गोल्ड दे दोगे, सोना दे दोगे? आप बोलोगे मैम हमारे पास इच नहीं, हम कहां से देंगे? ऐसे ही सोच रहे होंगे ना। अब सोचो कि भाई चलो आपके पास में 5 kg गोल्ड बचा है। ठीक है, अब उसमें से आपको चाहिए चावल 1 kg। तो मैम ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या ही बोल रहे हैं आप? अगर मेरे पास 5 kg है तो मैं क्या चावल के लिए करूंगा क्या? वही तो बात है ना बेटा। पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि 1 kg राइस के लिए आपको कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स देने पड़ेंगे। 1 kg राइस को क्या 4 एप्पल लगते हैं, 5 एप्पल लगते हैं? क्या एक 1 kg गोल्ड आप दे दोगे 1 kg राइस को? नहीं दे सकते, क्योंकि राइस, गोल्ड, एप्पल्स, ये सबकी वैल्यूज अलग है। समझ रहे आप? तो 1 kg राइस को कितनी एप्पल्स आपको देनी चाहिए ताकि वो 1 kg राइस मीट कर सके? 1 kg राइस को क्या आप 1 kg गोल्ड दोगे? नहीं दोगे, वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा और ये बेसिक टर्म है। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब इट्स अबाउट लोन, कि भाई इन्वेस्ट, इंस्टॉलमेंट टाइप, कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी, अभी आप मुझे गुड्स दे दो, मैं आपको बाद में गुड्स दे दूंगी। अभी तो गुड्स की बात करें तो गुड्स के बदले में गुड्स चल रहा है ना अभी अपना। तो जैसे कि अभी आप मुझे शर्ट दे दो, ठीक है, मुझे बढ़िया सी शर्ट दे दो आप, तो मैं आपको 1 महीने बाद में 4 मैंगोज दे दूंगी। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या 1 महीने बाद में वो 4 मैंगोज की जो वैल्यू है वो क्या शर्ट की जो वैल्यू से इक्वल रहेगी? कि मैंगोज की वैल्यू बढ़ती है घटती जाएगी ना 1 महीने बाद में। क्या अभी अभी एक शर्ट को 4 मैंगोज लग रहे, क्या 1 महीने बाद में सेम एक शर्ट को 4 मैंगोज ही लगेंगे? क्या पता 5 लगे, 10 लगे, क्या पता कम भी लगे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, की वैल्यू चेंज होती जाती है, वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है, सो ये थे 5 तरह के डिफिकल्टीज, और ये 5 तरह की डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए मनी हैज बिन इन्वेंटेड। मनी से लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा। ठीक है, मनी से स्टोर करने की जो दिक्कत आ रही थी वो अब दिक्कत नहीं आएगी। मनी से डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज की जो दिक्कत आ रही थी वो नहीं आएगी। मनी से आप मेजरमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई 1 kg को कितने पैसे लगते हैं उसकी दिक्कत नहीं आएगी। 1 kg ऑफ राइस को कितने पैसे लग रहे हैं, एप्पल को कितने पैसे लग रहे हैं। मनी से जो आप इंस्टॉलमेंट में जब आप कुछ चीजें खरीद रहे थे तो मनी से वो डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सबका जो सॉल्यूशन है, ये डिफिकल्टी का जो सॉल्यूशन है, दैट इज पैसा, दैट इज पैसा, मनी। तो इसीलिए मनी हैज बिन इन्वेंटेड। क्लियर है? बार्टर सिस्टम आ गया समझ में आपको? पक्का? नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम हमने देखा है।
ठीक है। अब इसमें डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए मनी हैज बीन इन्वेंटेड। अब मनी का क्या डेफिनेशन है, मनी का क्या मतलब है, वो अब हम समझेंगे, ठीक है। मनी, सबसे पहले देखते हैं कि मनी वर्ड आया कहां से। मनी वॉज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस यूनो मोनिटा ऑफ रोम, ठीक है। मतलब रोम में ये एक ऐसा टेम्पल है रोम में, जहां पर सबसे पहले जो पुराने जमाने में जो एशियन कॉइन्स होते थे ना, वो एशियन कॉइन्स ये टेम्पल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो वहां से ही आया है मनी, ठीक है। मनी वॉज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस यूनो मोनिटा रोम, ठीक है, क्लियर है। अब ये जे जो है दैट इज साइलेंट, यूनो मोनिटा ऐसे आप प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। और पुराने जमाने में जो एंशियंट कॉइन्स जो हुआ करते थे ना, सबसे पहले यही मंदिर में, ये यूनो मोनिटा के ही टेम्पल में पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो यह वहां से ही मनी आया है। So money was invented to overcome difficulties of barter system. Several economists defined money. अब definitions कौन देते हैं, अपने महान economists देते हैं, right? तो अब देखते हैं कि हर एक economist ने क्या क्या definition दी है। सबसे पहला है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन क्या कहते हैं, anything widely accepted in payments for goods or in discharge of other business obligations. मतलब मनी एक ऐसी चीज है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब हर किसी को अग्री करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आप कोई भी शॉप में जाओगे, अब आपको शूज खरीदना है, ठीक है। अब वो शूज के बदले में आप 500 रुपए दोगे, तो ऑब्वियस है कि वो शूज के बदले में आप जो मनी दे रहे हो, दैट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड, हर किसी को अग्री करना पड़ेगा मनी में, ठीक है। तो आप गुड्स के बदले में, शूज के बदले में तो शूज नहीं दे रहे हो, बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, मनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मनी का क्या मतलब है, एवरीवन इज अग्रीड टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बाय मनी। मनी के थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशंस, जैसे कि अगर आपको कुछ पेमेंट्स करने, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो वो आप कैसे पे करोगे, बाय यूजिंग योर 500 रुपी का नोट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सेप्टेड, आप वो यूज कर सकते हो क्योंकि सब लोगों ने अग्री करा है टू पे एनी डेट, या फिर टू बाय clothes, buy fruits, vegetables, anything, ठीक है। You pay what money, ठीक है। So money is widely accepted, हर जगह पे हर एक बंदे ने अग्री करा है मनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या नाम है ये, सेलिकमैन बोलते हैं मनी इज वन दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। सेम चीज है, ये भी वही बोल रहे हैं, बस ये इन्होंने जो टर्म यूज करा है वो थोड़ा डिफरेंट टर्म यूज करा है। ये क्या बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब मनी एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी ने एक्सेप्ट करके रखा है, जनरल एक्सेप्ट करके रखा है, ठीक है। वॉकर क्या बोलते हैं, मनी इज व्हाट मनी डज। वॉकर बोलते हैं मनी इज नोन फॉर व्हाट इट कैन डू, समझ रहे, मनी इज नोन फॉर व्हाट इट कैन डू। अब आपने आईफोन खरीदा, आईफोन कैसे खरीदा, विद द हेल्प ऑफ मनी, आपने पैसा दिया तभी तो आपने आईफोन खरीदा। तो वो आईफोन की पहचान क्या है, पैसा, मनी। तो मनी इज नोन फॉर व्हाट इट कैन डू। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा वॉकर अपना, ठीक है। The most important topic, that is types of money. So there are 4 types of money. इसमें से एक आधा MCQ कैसे भी बनता है in the examination, I'm telling you, ठीक है। सबसे पहला क्या है, commodity money। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि commodities money is a bit related to which system। commodity money is related to barter system, याद रखना, कमोडिटी मनी इज रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर कमोडिटी मनी इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी। अब बार्टर सिस्टम से रिलेटेड मतलब आप समझ जाना चाहिए कि भाई ये ओल्डेस्ट है, सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट है। अब कमोडिटी मतलब हर एक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसी कमोडिटी है जो कि पहले जमाने में लोग एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते थे इन द होप दैट कि इट हैज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब ये ऐसे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है जिसकी खुद की वैल्यू है, जिसकी खुद की रियल वैल्यू है, समझ रहे। अब जैसे कि गोल्ड कॉइन्स अब आप कैसे भी एक्सचेंज करो, लेकिन गोल्ड कॉइन्स की रियल वैल्यू है। अब जैसे बिट्स ले लो, शेल्स ले लो, स्पीसीज ले लो, या फिर सॉल्ट ले लो, तो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस है जिसकी खुद की रियल वैल्यू है। तो यहां पर जो मेन पॉइंट है दैट इज रियल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो भी ग्रीन में हाईलाइट करके रखे हैं ना बेटा, वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से एक आधा एमसीक्यू कैसे भी बनने वाला है,
ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू इन यूनिट ऑफ मनी, क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट, बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज डायरेक्टली, जैसे कि ये सारी चीजें. ठीक है. कमोडिटी मनी मतलब ऐसी कमोडिटीज है जिसकी खुद की रियल वैल्यू है, फिर चाहे लोग कैसे भी एक्सचेंज करें. ठीक है. अब सॉल्ट की क्या रियल वैल्यू है, वो अब जैसे सॉल्ट आपको कितने में मिलता है, समझो कि सॉल्ट आपको मिलता है 3 रुपए में, उसकी वर्थ है 3 रुपए. ठीक है. तो वो आप एक्सचेंज कर सकते हो, उसकी वर्थ, उसकी खुद की रियल वैल्यू. गोल्ड कॉइन्स की खुद की रियल वैल्यू, सिल्वर कॉइन्स की खुद की रियल वैल्यू है. ठीक है. तो ये कमोडिटी मनी इज बेस्ड ऑन व्हाट, इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज जिसकी खुद की रियल वैल्यू है. ओके. तो ये बहुत पहले यूज होता था, अब तो देखने को ही नहीं मिलता है. ठीक है. अब जो आज के जमाने में जो आप और हम जैसे लोग जो यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज फिएट मनी. अभी तक आपको पता नहीं होगा कि फिएट मनी किसको कहते हैं. जो नोट, ये जो नोट हम यूज करते हैं, या फिर जो कॉइन्स, अभी जो 10 रुपीज 5 रुपीज की जो कॉइन्स है, अभी अभी एट प्रेजेंट जो हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज फिएट मनी. ठीक है. फिएट मीन्स फॉर्मल ऑर्डर, ऑथराइजेशन और डिक्री. ये ऐसा मनी है जो कि गवर्नमेंट बोलता है कि इसकी कुछ वर्थ है. तो यहां पे ना सिर्फ और सिर्फ लॉ, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करता है इसकी वर्थ. ठीक है. ऐसे तो फिर कोई भी ऐसे एक पेपर छाप लेगा और इसके ऊपर सेम प्रिंट करवा के दे देगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा. ठीक है. ये क्या है, उसमें गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन होना चाहिए. गवर्नमेंट बोलेगी कि इसकी कुछ वैल्यू है ये पेपर की, तो फिर इसकी वैल्यू जो कि हर किसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. समझ रहे, जो कि हर किसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. तो फिएट मनी गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के जमाने में जो हम करेंसी यूज करते हैं, जो हम नोट यूज करते हैं, जो हम कॉइन्स यूज करते हैं, दैट इज द कॉइन्स एंड पेपर्स जिसकी वैल्यू गवर्नमेंट खुद देती है. अब जैसे ये क्या है, ये 500 का नोट है. ठीक है. इसको बनाने में क्या लगा, इसको बनाने में सिर्फ एक पेपर लगा है. मुझे पेपर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक मतलब जो कॉस्ट जो लगा पेपर का, दैट इज वेरी लो. इसको बनाने में जो पेपर यूज हुआ है, उसको जो पैसा लगा है, उसको जो खर्चा हुआ है, दैट इज वेरी लो. लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि ये पेपर की क्या वर्थ है, 500 रुपए वर्थ है. तो इसकी जो फेस वैल्यू है, इसकी जो सामने जो फेस वैल्यू जो आपको दिख रही है, दैट इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू. इसको कॉस्ट बनाने में जितना लगा है उससे ज्यादा इसकी फेस वैल्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो पेपर है, ये जो नोट है, इसकी वैल्यू है 500 रुपए. समझ रहे. तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज मच लोअर देन इट्स फेस वैल्यू. इसमें बनाने में, अब जैसे कॉइन्स का एग्जांपल ले लो, कॉइन्स को बनाने में एक नॉर्मल मेटल लगा होगा आपको. ठीक है. लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेटल आपको लगा है, वो बहुत कम है कंपेयर टू द फेस वैल्यू जो कॉइन्स पे 10 रुपीज 20 रुपीज के जो कॉइन्स आते हैं. ठीक है. तो ये जो नोट है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये 500 का नोट है, इसकी वर्थ 500 रुपए है. तो हर एक लोगों को, हर एक पीपल को ये फॉलो करना पड़ेगा. अगर फॉलो नहीं करा तो बेटा आपको फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट लगेंगे. ठीक है. तो ऑब्वियस गवर्नमेंट डिक्लेयर्स हियर व्हाट, लीगल टेंडर. यहाँ पे लीगल टेंडर गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है. ठीक है. दिस इज लीगल टेंडर कि भाई ये 500 की नोट है, ये सबको फॉलो करनी पड़ेगी. दैट्स इट. ठीक है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. अनलाइक कमोडिटी मनी, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी. कमोडिटी मनी के जैसा यहाँ पे कोई कमोडिटी यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ नोट्स एंड कॉइन्स यूज हो रहे हैं, नॉट कमोडिटी मनी. ठीक है. कुछ भी फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड अप नहीं. ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट क्या है, फिड्यूशियरी मनी. अब फिड्यूशियरी का मतलब क्या हो जाता है, फिड्यूशियरी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. फिड्यूशियरी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. भरोसा, भरोसे पे आप पैसे ले रहे हो और दे रहे हो. स्पेशली बिटवीन ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियर, स्पेशली बिटवीन ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियर. ये फिड्यूशियरी जो है, इट रिलेट टू ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियर. समझ रहे. एक बंदा जिसको ट्रस्ट करते हैं, मतलब एक बंदा जो पैसे देने वाला है और एक बंदा जो पैसे लेने वाला है. ठीक है. इट गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम पब्लिक्स कॉन्फिडेंस इन इट्स एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मतलब फिड्यूशियरी मनी इज नॉट अ रियल मनी. ठीक है. फिड्यूशियरी मनी कोई रियल मनी नहीं है. फिड्यूशियरी मनी मतलब, मैं ये नोट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं चेक्स के बारे में बात कर रही हूँ. आप अगर आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो आपको एक चेकबुक मिलती है. वो चेकबुक आपको हेल्प करती है टू विड्रॉ मनी, बट दैट चेक इज नॉट अ एक्चुअल मनी. चेक की जो वर्थ है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं करी है.
तो यहाँ पे लॉ का कुछ लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, राइट तो यहाँ पर जो चेक है, चेक जस्ट हेल्प यू टू विड्रॉ मनी। तो यहाँ पे जो चेक है, अब समझो फॉर एग्जांपल आपने, आपके पास में कैश नहीं है, ठीक है, आपके पास में कैश नहीं है और आपने शॉपिंग कर ली, ठीक है, तो आप जो शॉपकीपर है उसको आप चेक पकड़ा रहे हो 10,000 का, ठीक है, अब वो चेक ले एक्सेप्ट कर लिया है उसने, एक्सेप्ट करा है ऑन व्हाट बेसिस, ऑन दिस बेसिस कि भाई ये चेक उसको 10,000 रुपीज देगा बैंक से, ठीक है, आपने एक चेक लिखा, लिख के शॉपकीपर को दिया क्योंकि आपके पास में क्या नहीं था, कैश नहीं था, ठीक है, तो शॉपकीपर वो चेक एक्सेप्ट करा है, एक्सेप्ट करने के बाद में वो बैंक गया है, बैंक में चेक डाला है टू विड्रॉ मनी, पैसे उसके अकाउंट में आ गए, ठीक है, सो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, दिस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, दिस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो यहाँ पे जो चेक है दैट इज नॉट रियल मनी, जो बैंक नोट्स है, जो ड्राफ्ट है, ये सिर्फ एक नॉर्मल पेपर है जो अलो करती है टू विड्रॉ मनी, लेकिन वो जो पेपर है वो पेपर क्या है, एक्चुअल मनी नहीं है, जैसे कि हमने फिएट मनी में पढ़ा था। क्लियर है? तो ये सब कुछ ट्रस्ट पे बेसिस है, ठीक है। अब शॉपकीपर ने भरोसा कर लिया कि आपके बैंक से आ जाएंगे पैसे, और पैसे नहीं आए तो गया ट्रस्ट भाड़ में, ठीक है, तो ऐसा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल मतलब इट इज द क्लेम अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक कैसा पैसा क्रिएट करती है, हाउ बैंक क्रिएट्स मनी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कमर्शियल बैंक मनी। कैसे करती है बैंक मनी, कैसे क्रिएट करती है, बाय लेंडिंग इट टू पीपल, है ना, लोन देती है ना, लेंडिंग टू पीपल। कैसे देती है, कैश में लाके देती है क्या? आपको मैसेज आते होंगे ना फोन में कि भाई योर अकाउंट इज अप्रूव्ड फॉर प्री पेड लोन, ऐसे कुछ कुछ आते रहते हैं ना, 1,50,000 ऐसे, तो वो कैसे आते हैं, आपको क्या कैश लाके देती है क्या? नहीं, दैट इज डिजिटल ट्रांसफर। आपके अकाउंट में, अगर आपके अकाउंट में अभी समझो 50,000 रुपए है, उस पे आपने 5,000 फिर से 50,000 रुपए का लोन लिया है, तो वो जो 50,000 रुपए का आपने जो लोन लिया है वो आपको कैश में नहीं देंगी बैंक, बस आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगी। जब पहले 50,000 था आपका मनी, उसके बाद में और अगर आपने 50,000 रुपए ऐड करे हैं, अगर आपने लोन लिया है, तो जो टोटल वैल्यू जो आप दिक्कत आते, टोटल नंबर्स जो दिक्कत आते, दैट विल बी 1,00,000 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज समथिंग दैट इज डिजिटल, दिस इज समथिंग दैट इज डिजिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक क्रिएटेड थ्रू फ्रैक्शनल रिवर्स बैंकिंग, ये एक पॉइंट अच्छे से याद रख लेना। वेर बैंक्स लेड, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा है देखो, वेर बैंक लेंड मोर मनी देन द एक्चुअल रिजर्व्स दे होल्ड। बैंक ज्यादा पैसा क्या करती है, लेंड करती है, जितना उनके पास में रिजर्व्स नहीं है उससे ज्यादा वो लेंड करती है, उससे ज्यादा वो लोन पे देती है। रिजर्व्स कम एंड लोन ज्यादा, तभी तो वो ज्यादा पैसा क्रिएट कर पाएगी ना। एनी लोन इशूड बाय कमर्शियल बैंक कैन बी कंसिडर्ड एज कमर्शियल बैंक मनी। कोई भी लोन अगर कमर्शियल बैंक ने इशू करा है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो कमर्शियल बैंक मनी, ठीक है। अभी मैं फुल स्क्रीन करती हूँ एंड आई वांट यू पीपल टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट्स है, दिस इज द समरी जो कि आपको हेल्प करेगी एट द टाइम ऑफ रिविजन, ठीक है। फटाफट ये समरी को कॉपी पेस्ट करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप ऐप में देख रहे हो तो बेटा पॉज करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये समरी नोट्स है, ये मैं आपको नोट्स नहीं देने वाली हूँ, तो ऑब्वियस है कि आपको ये थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो इससे पहले मनी सप्लाई क्या होता है वो समझो। मनी सप्लाई का क्या मतलब है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द कंट्रीज इकोनॉमी। टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन अ कंट्रीज इकोनॉमी मतलब अपनी इंडिया की इकोनॉमी ने कितना टोटल मनी अवेलेबल है उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसके दो तरह के कंपोनेंट्स है, याद रखना। सबसे पहला क्या हो जाता है, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। एक तो सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट एंड आरबीआई के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। और यहां पर हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स मतलब बैंक्स मनी से मनी कैसे क्रिएट करती है, मनी से मनी कैसे क्रिएट करती है, ठीक है। पैसे से पैसा कौन बनाता है, पैसे से पैसा बैंक बनाती है, ठीक है। और जो फ्रेश करेंसीज है वो सब कौन इशू करता है, वो सब सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। अपनी इधर सेंट्रल बैंक कौन है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इशू करती है नोट्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इशू करती है करेंसी इन द फॉर्म्स ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अपने इधर कौन है इंडिया में, अपने इधर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अपने इधर की सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये नोट्स एंड कॉइन्स इशू करती है, जैसे कि 2000 की नोट है ना, 2000 की नोट, 500, 100, 200, 50, 20, तो ये सारे क्या है? कॉइन्स एंड नोट्स ये इशू करती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 1 रुपी नोट एंड कॉइन आर इशूड बाय फिनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 1 रुपी की जो नोट एंड कॉइन्स है, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, वो कौन इशू करता है? वो गवर्नमेंट करता है, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी सब आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर है ये 2 पॉइंट्स? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। मतलब बैंक डिपॉजिट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मनी। मनी सप्लाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? बैंक ही है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। Commercial banks create credit from the primary deposits received from the public. This credit is created in the form of deposits called derived or secondary deposits. देखो एग्जाम्पल लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लो, रवि है, ठीक है। रवि ने बैंक में डिपॉजिट कराया 10,000 रुपए, ठीक है। अब बैंक वालों ने क्या किया? बैंक के पास में तो आ गए ना 10,000 रुपए, ये रवि के ही है लेकिन बैंक में कराया तो बैंक वालों के पास में 10,000 आ गए। 10,000 में से बैंक वालों ने 8,000 लेंड करा मनी टू राज, ठीक है, टू राज। 8,000 लेंड करा टू राज, ठीक है। अब राज भैया को लोन चाहिए था तो उन्होंने लोन ले लिया 8,000 का, बैंक ने लोन दिया राज को, बैंक ने मनी लेंड करा राज को 8,000 रुपए चाहिए थे, मिल गए, ठीक है। अब राज भैया 8,000 रुपए फिर डिपॉजिट करे, किस में डिपॉजिट करे? बैंक में। उन्होंने लोन रिपे करा, बैंक में डिपॉजिट करे। तो अब बताओ बैंक के पास में टोटल कितना मनी है? पहले तो खाली 10,000 ही था ना बैंक के पास में, लेकिन अब तो बैंक के पास में 10,000 प्लस 8,000 मतलब 18,000 आ गए ना। तो बैंक बैंक क्या करता है? मनी से मनी बनाता है, पैसे से पैसा बनाता है, पैसे से पैसा बनाता है, मनी से मनी बनाता है, ठीक है। मतलब क्रेडिट से मनी बनाता है, समझो, क्रेडिट से मनी बनाता है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? नाउ यू पीपल टेल मी, मैंने आपको जब बताया था कि मनी सप्लाई इज दी टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द कंट्रीज इकोनॉमी। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू मेजर दैट मनी? टोटल मनी, जितना पैसा अपने कंट्री में है, वो आप कैसे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेजर्स। सबसे पहला क्या है? M1, M2 एंड M3, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये स्क्रीन को सही कर देती हूँ, जस्ट 1 मिनट, ओके। अब मुझे बताओ, M1 को हम क्या कहते हैं? M1 को हम कहते हैं नैरो मनी। M1 इज नैरो मनी, ठीक है। M2 इज लिटिल ब्रॉडर, ज्यादा नहीं बट देन लिटिल ब्रॉडर मनी, एंड M3 इज ब्रॉडर मनी, ठीक है। अब ये M1 में क्या है? देखो, M1 इंक्लूड्स करेंसी, मतलब जो भी कैश पैसा जो भी है, नोट्स, कॉइन्स। डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब आपके बैंक में जो कि इजीली एक्सेसिबल मनी है, ठीक है, जो आप यूज करते हो, ठीक है, वो। प्लस अदर डिपॉजिट्स मतलब चेक्स, ठीक है। तो ये हम लोग रेडीली अवेलेबल मनी है, मतलब रेडी टू यूज। रेडी टू यूज मनी है, जैसे कि कैश, बैंक डिपॉजिट्स, चेक्स, ठीक है। आप रेडी टू यूज है, इसके लिए आपको कुछ वेट नहीं करना, आप इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हो ये सारे पैसे को। तो ये M1 में आता है, ठीक है। अब M2 में क्या आता है? M2 में M1 तो आता ही है, M1 तो आएगा ही M2 में, प्लस इसमें आएंगे सेविंग्स, प्लस इसमें आएंगे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। देखो इसमें M1 तो आएगा ही, M1 मतलब कैश, बैंक डिपॉजिट्स, चेक्स, जो अभी हमने देखा ऊपर, वो सारी चीजें तो आएगी। प्लस इसमें क्या आएगा? सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक्स, आएगा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय द बैंक। बैंक भी तो कुछ स्पेशल डिपॉजिट्स इशू करती है, वो भी आएगा इसमें। प्लस टर्म डिपॉजिट्स, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, दैट इज उसकी मैच्योरिटी 12 मंथ्स में होगी, तो ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया, ये भी आएगा M2 में, ठीक है। तो M2 में M1 तो है, प्लस सेविंग्स एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आएगा। अब M3 में क्या आएगा? M3 में M2 तो आएगा,
M2 तो आएगा, मतलब M2 में जो जो था सब कुछ आएगा M3 में, मतलब M2 में तो M1 भी था, तो क्या मैम M3 में M1 आएगा? बिल्कुल आएगा। M3 इज ऑफ ऑल, M1 एंड M2 दोनों भी आएगा M3 में, प्लस प्लस इसमें आएगा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, प्लस इसमें आएगा बोरोइंग्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे M2 प्लस टर्म डिपॉजिट्स ओवर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद में जितना भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाओगे वो आपको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आप कहते हो उसे, तो वो तो आएंगे, प्लस जो बोरोइंग्स, जो भी लोन आप जो भी पैसा उठा रहे हो बैंक से, वो भी आएगा। तो इन इंडिया मोस्टली M3 मनीज यूज्ड एज ब्रॉड मनी, हाँ ना, मैंने इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। ठीक है, अभी हम एक बार रुको, मैं एक बार गूगल करके आपको बताती हूँ कि लेटेस्ट नंबर्स क्या है। ठीक है, अपनी ये देखो यहाँ पे आ गए, फिर दिख रहा है आपको स्क्रीन, ये है टोटल मनी सप्लाई, ये कौन से मंथ का है? फेब्रुवरी का है, दिस इज द लेटेस्ट वन। ठीक है, अब ये M1 M2 एंड M3 देखो पूरा डिवाइड करके आपको बताया। M1 में कितना है? 63,367.21, सो दिस इज बिलियंस, इन बिलियंस। ठीक है, आपको लगेगा ये क्या आप लाखों में बात हो रही है, बिलियंस में बात हो रही है। 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच? 100 करोड़, तो पता ही होगा ना। नेक्स्ट M2 में देखो 65,376.10, एंड M2 में, M3 में देखो सबसे ज्यादा है M3 में, क्योंकि बोरोइंग्स आते हैं, क्योंकि लोग आधेतर कर्जे में डूबे हुए ही है, समझो। यहाँ पे देखो ना 2,66,311.36 एंड ऑल आर इन बिलियंस। देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन भी दिया है, अभी जो हमने पढ़ा है ना कि M1 में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, M2 में क्या क्या हो रहा है, M3 में क्या क्या हो रहा है, ये थे कुछ फिगर्स। दिस इज द मनी सप्लाई ऑफ फेब्रुवरी मंथ। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ मनी, इसका क्या मतलब हो जाता है कि हाउ मच यू कैन बाय विद अ यूनिट ऑफ मनी। कुछ पैसों से आप कितना कुछ खरीद सकते हो, योर परचेजिंग पावर डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ मनी। समझ रहे? आपके पास में 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए से आप क्या क्या खरीद सकते हो? ग्रोसरीज खरीद सकते हो, फ्रूट्स वगैरह जो भी है वो सब खरीद सकते हो, राइट? सो दैट इज परचेजिंग पावर, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी रिक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट ऑफ मनी। आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे, एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, इट वेरीज इनवर्सली विद द जनरल प्राइस लेवल। ये जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनवर्सली विद द जनरल प्राइस लेवल। इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ा, कि अगर प्राइस गोज अप, देन जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी है, दैट विल गोज डाउन। मतलब यू कैन बाय लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इन्फ्लेशन ही तो चल रहा है ना अभी। क्या बोल रहा है ये? प्राइस गोज अप, तो वैल्यू मनी की तो डिक्रीज ही हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप उतने पैसे में ही आपको कम परचेज करना पड़ेगा। यू कैन बाय लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। और अगर प्राइस कम हुआ कि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं हम डिफ्लेशन। डिफ्लेशन तो बेटा कभी देखने को मिला ही नहीं है। ठीक है, मतलब यू कैन बाय मोर, you can buy more with the same amount of money. With the same amount of money you can buy more with the same amount of money. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा था ये लाइन में? इट वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली मतलब ऑपोजिट, इट वेरीज ऑपोजिटली। अब ऑपोजिट ही है ना, जैसे प्राइस बढ़ा कि वैल्यू डिक्रीज हुई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई, प्राइस गोज डाउन, द वैल्यू ऑफ मनी गोज अप। तो इनवर्सली है ना, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, दिस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए ये जो लाइन है, ये लाइन हो जाती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इट वेरीज इनवर्सली विद द जनरल प्राइस लेवल। और अगर इन्फ्लेशन पूछा कि इन्फ्लेशन क्या है, तो याद रखना इन्फ्लेशन का क्या मतलब है। डिफ्लेशन पूछा तो याद रखना डिफ्लेशन का क्या मतलब है। मैंने सिंपल टर्म्स में आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी क्या है।
टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, हमने टाइप्स ऑफ मनी देखा था, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू है, सेकंड है एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। इंटरनल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई अपने विद इन अ कंट्री, विद इन इंडिया में अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो उसमें आपको कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अ यूनिट ऑफ मनी कैन बाय विद इन अ कंट्री। आप कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो विद मनी विद इन अ कंट्री, सिर्फ इंडिया के बारे में, डोमेस्टिक करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू। और वही बात अगर हम फॉरेन करेंसी की करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे इंटरनल करेंसी में, वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी, अपनी कंट्री करेंसी के बारे में हम बात करें कि आप इंडिया में, अब इंडिया में 100 रुपीज में आप क्या क्या खरीद सकते हो, ठीक है। इंडिया की मनी, इंडिया में 100 रुपीज में आप क्या क्या खरीद सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू। एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी व्हेन एक्सचेंज्ड विद द फॉरेन करेंसी। कंट्री का पैसा जब फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज हो रहा है तो अपनी कंट्री का पैसा कितना वैल्यू करता है। अब आप जैसे इंटरनल वेकेशंस पे जाते हो, इंटरनल ट्रिप मार रहे हो आप, मस्त जा रहे हो आप यूएस, ठीक है। अब यूएस में तो बेटा इंडिया का पैसा नहीं चलेगा, यूएस में इंडिया का रुपी चलता है क्या, नहीं चलता है। इंडिया, यूएस की क्या लोकल करेंसी है, डॉलर। तो आपको ऑब्वियस है कि आपको अपना जो इंडिया का जो पैसा है उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा विद द डॉलर, है ना। अपनी कंट्री का एक्सचेंज, अपनी कंट्री की करेंसी को आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा विद द फॉरेन करेंसी। तो अब 100 रुपीज इंडिया का इज इक्वल टू 1.2 यूएस डॉलर, समझ रहे। तो आपको 1.2 यूएस डॉलर इज इक्वल टू व्हाट, इंडिया का 100 रुपीज। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू, अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी ऑब्टेन्ड फॉर अ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आप जब भी, ये एकदम सिंपल से एग्जांपल याद रखना, आप जब भी बाहर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपनी करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी। फॉरेन में थोड़ी इंडिया का पैसा चलेगा ना, इंडिया का रुपी नहीं चलता फॉरेन में। यूरोप में जा रहे हो तो यूरोस चलेंगे, यूएस में जा रहे हो तो फिर यूएस डॉलर चलेंगे, राइट। तो वो एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, है ना। तो अपनी कंट्री का पैसा जब एक्सचेंज हो रहा है फॉरेन वाली करेंसी में, तो अपनी कंट्री के पैसे की क्या वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई अपनी कंट्री की क्या वैल्यू है, कंट्री की करेंसी की क्या वैल्यू है, जब वो एक्सचेंज होगी, जब वो लोकल करेंसी ऑफ फॉरेन कंट्री की जो लोकल करेंसी में एक्सचेंज होगी। जैसे मैंने कहा था अगर इंडिया का 100 रुपीज है, वो अगर आपने एक्सचेंज करा तो वो यूएस डॉलर में कितना बता रहा, 1.2 यूएस डॉलर आपको मिल रहे हैं उससे। तो दैट इज एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। सिंपल सिंपल एक एक दो दो लाइन में आपको समझा रही हूँ मैं, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं डालना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी के कितने फॉर्म्स है ऑलरेडी हमने ये पढ़ के रखा है, बट स्टिल हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला क्या है, कैश मनी। कैश मनी मतलब द मनी दैट कैन बी इजीली यूजेबल, मतलब इजीली आप यूज कर सकते हो, जो कैश आपके वॉलेट में रहता है, दैट इज कैश मनी। क्रेडिट मनी मतलब पे नाउ, सॉरी, बाय नाउ पे लेटर, दैट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का क्या फंडा है कि भाई आप क्रेडिट कार्ड यूज करके आराम से भी आप बाय कर लो, फिर क्रेडिट कार्ड में आपको पैसे तो भरने पड़ते हैं ना, आप बाद में भर सकते हो, तो दैट इज क्रेडिट मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ये मतलब दीज आर द इन्वेस्टमेंट जो कि कुछ टाइम बाद में मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज यूटीआई, या फिर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में आप प्रीमियम्स पे कर रहे हो एंड देन आफ्टर मैच्योरिटी आप प्रीमियम्स क्लेम कर सकते हो, या फिर आप जब भी क्लेम कर रहे हो आफ्टर, अगर मैच्योरिटी नहीं भी हुई तो आप जब भी क्लेम कर रहे हो आपको पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है पेपर मनी एंड कॉइन्स। कॉइन्स मतलब वही अपने मेटल कॉइन्स। लीगल टेंडर, याद आ रहा है लीगल टेंडर, जो सेंट्रल बैंक दैट इज आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पेपर मनी जो इशू करती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम लीगल टेंडर्स कहते हैं, याद है गवर्नमेंट ऑफिशियली इशू करती है, अभी तो पढ़ा अपन ने। नेक्स्ट है नियर मनी और मनी सब्सटीट्यूट। इसका क्या मतलब है, दीज आर नॉट एक्चुअल मनी, ये एक्चुअल मनी नहीं है, लेकिन ये इजीली मनी को कन्वर्ट करती है, ये एक्चुअल मनी नहीं है। जैसे कि चेक्स, अगर मैं कोई चेक लाके दूं तो चेक क्या एक्चुअल मनी है, नहीं है, लेकिन ये चेक यूज आपको यूज आने वाला है टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में बैंक चेक्स, ओके। नेक्स्ट इज ग्रेशम्स लॉ, ठीक है। ये लॉ बताता है कि कैसे पीपल एक्ट, हाउ पीपल एक्ट
when two different kinds of money are used in the market. ये क्या बताता है कि भाई लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब दो तरह की करेंसीज मार्केट में प्रिवेल करते हैं. ठीक है, देखो ये लॉ बताता है, द लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हम दो तरह की मनी के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो बैड मनी और एक गुड मनी. बैड मनी का क्या मतलब हो गया है, जिसकी वैल्यू लेस है ना, लेस इन वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे, बैड मनी. एंड गुड मनी का क्या मतलब हो गया है, दैट हैज मोर इन वैल्यू, मतलब वैल्यू में ज्यादा है, उसे हम कहेंगे गुड मनी. ठीक है, तो अब समझो कि दो तरह के दो तरह के दो तरह के मनी है, बैड मनी और एक गुड मनी. ठीक है, अब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, जो लेस वैल्यू है, लेस इन वैल्यू है, एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा भाई, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जो भी लेस इन वैल्यू मनी है उसको डेली बेसिस पे यूज करेंगे, उसको डेली गुड्स के लिए, डेली ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे. और जो गुड वैल्यू है, जिसकी ज्यादा वैल्यू है, इन रियल में ज्यादा वैल्यू है, उसको क्या करेंगे, उसको सेव करके रखेंगे. ठीक है, अब एग्जाम्पल लो, एक है गोल्ड कॉइन और एक है सिल्वर कॉइन. ठीक है, वन गोल्ड कॉइन, वन सिल्वर कॉइन. ठीक है, एंड गवर्नमेंट ने बोला दोनों की वैल्यू है 100 रुपीज. गवर्नमेंट ने बोला दोनों की वैल्यू है 100 रुपीज. ठीक है, तो अब नॉर्मल लोग मार्केट में क्या करने वाले मुझे बताओ, वो सिल्वर कॉइन देंगे या फिर गोल्ड कॉइन देंगे. ऑफ कोर्स वो सिल्वर कॉइन ही मार्केट में यूज करेंगे, जिसकी वजह से जो गोल्ड कॉइन है वो क्या करेंगे, वो लोग सेव करेंगे, क्योंकि गोल्ड कॉइन की जो रियल वैल्यू है वो ज्यादा है कंपेयर टू सिल्वर, है ना. तो लोग क्या करेंगे, सिल्वर कॉइन को यूज करेंगे फॉर द डेली ट्रांजैक्शन इन द मार्केट, एंड गोल्ड कॉइन को आराम से सेव करके रखेंगे घर में, या फिर मेल्ट करेंगे कि भाई गोल्ड का कुछ बना ले. ठीक है, तो लोगों में इतना तो दिमाग है, ये सेम कॉन्सेप्ट वो लोग अपनाने वाले हैं. तो ये सेम कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है, एक सिस्टम का नाम दिया गया है, वो सिस्टम को कहते हैं बीमेटलिज्म, जहां पर दो कॉइन्स यूज होती है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, दोनों की वैल्यू जो गवर्नमेंट ने दिया है वो सेम दिया है, लेकिन उनकी जो रियल वैल्यू है वो डिफरेंट है. गोल्ड की जैसे ज्यादा रियल वैल्यू है, सिल्वर की जैसे कम रियल वैल्यू है. तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जो सिल्वर वैल्यू, जो बैड मनी है, सिल्वर वैल्यू इज व्हाट, दैट इज सिल्वर कॉइन इज व्हाट, बैड मनी, जिसकी वैल्यू कम है, एंड गोल्ड कॉइन इज व्हाट, गुड मनी, जिसकी वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, तो गुड मनी को वो सेव करके रखेंगे एंड बैड मनी को वो डेली ट्रांजैक्शन में यूज करेंगे, जिसकी वजह से ओवर द टाइम जो गुड मनी है वो मार्केट में दिखना ही बंद हो जाएगा. इट विल डिसअपियर फ्रॉम द सर्कुलेशन, क्योंकि हर एक जनब जो बैड मनी है वही यूज कर रहा है. वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि गुड मनी तो सेव करके रखेंगे ना भाई बंदे. ठीक है, cheaper money is used in transaction, dearer money is hoarded. When both paper and metal money are in use, people prefer spend paper money and hold metal money. सेम चीज मैंने बताया, अगर पेपर एंड कॉइन दोनों यूज हो रहा है, कॉइन मतलब गोल्ड कॉइन ले लो या फिर सिल्वर का एग्जांपल ले लो. ठीक है, पेपर एंड कॉइन्स दोनों यूज हो रहा है, तो लोग क्या करने वाले, लोग पहले पेपर यूज करेंगे, क्योंकि पेपर की जो वैल्यू है वो कम है, रियल वैल्यू कम है ना पेपर की. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, बताओ मुझे अब बताओ, वन मेटल कॉइन इज इक्वल टू 10 रुपीज एंड वन सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू 10 रुपीज. अब मुझे बताओ कि लोग क्या करने वाले हैं, सॉरी 1 रुपी नोट, यहाँ पे हम लोग रुपी आने चाहिए, is equal to 10 rupees, one note is equal to 10 rupees and one silver coin is equal to 10 rupees. तो अब बताओ कि लोग क्या करेंगे, लोग ऑब्वियस है, जो बैड मनी है दैट इज 1 रुपी वन नोट, एक खाली एक नोट बनाने में जो पेपर लगा है वो पेपर का क्या है, वैल्यू 10 रुपीज है. एंड सिल्वर की तो खुद में वैल्यू ज्यादा है ना कंपेयर टू पेपर, पेपर से तो सिल्वर की रियल वैल्यू ज्यादा है ना. तो ये जो सिल्वर कॉइन है वो थोड़ी यूज करेंगे, पेपर का ही तो यूज करेंगे, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू जो गवर्नमेंट ने दी है वो सेम दी है, लेकिन जो रियल वैल्यू भी डिफरेंट है. रियल वैल्यू में सिल्वर कॉइन इज गुड,
मनी एंड 1 रुपी नोट, 1 नोट इज बैड मनी, तो कौन सा मनी यहाँ पे मार्केट में प्रीवेल होगा? 1 नोट जो है वो मार्केट में प्रीवेल होगा, एंड जो सिल्वर कॉइन है वो आराम से घर में सेव करके रखेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है टोटल सप्लाई मनी। हमने देखा है ना सप्लाई मनी, अभी तो पढ़ा था सप्लाई मनी, देखा ना अभी, M1 M2 M3, ठीक है। कैसे क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब सप्लाई मनी कैसे इफेक्ट करती है प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये तीन तरह के यहाँ पे थियोरीज दिए गए हैं, हमारे तीन इकोनॉमिस्ट ने ये थियोरीज दिए हैं जो कि अभी हम इन डेप्थ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वांटिटी थ्योरी बाय आर्विंग फिशर। आर्विंग फिशर क्या बोलते हैं देखते हैं। ठीक है, इन्होंने वैल्यू ऑफ मनी को एक्सप्लेन किया है, याद रखना। आर्विंग फिशर ने वैल्यू ऑफ मनी को एक्सप्लेन करा है। इन्होंने एक इक्वेशन दिया है MV इक्वल टू PV, जहां पर M का क्या मतलब हो जाता है? मनी सप्लाई इशूड बाय लीगल अथॉरिटी। मतलब यहां पर हम टोटल सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब हाउ ऑफन मनी इज यूज टू बाय थिंग्स इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। ओके, नेक्स्ट प्राइस लेवल का क्या मतलब हो जाता है? एवरेज प्राइस ऑफ अ गुड, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टोटल आउटपुट मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इन एन इकोनॉमी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, को हम टोटल आउटपुट कहेंगे। ठीक है, फिशर यूज द इक्वेशन टू शो दैट मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्विंग फिशर ने क्या कहा उनके इक्वेशन में, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना। आर्विंग फिशर बोलते हैं कि मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, मुझे बताओ। अगर मनी इंक्रीज हुआ, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हुआ तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। कैसे बेटा? सिंपल है ना, अगर मनी इंक्रीज हो गया है पूरी इकोनॉमी में, इकोनॉमी में हर किसी के पास में ज्यादा मनी है तो वो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जो भी कमोडिटीज, जो भी गुड्स है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई है, जो सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस राइज हो रही है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा कर आया है अभी इतनी बार। तो क्या हो रहा है, अगर अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई तो कांस्टेंट है। सप्लाई तो कांस्टेंट है ना चीजों की, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज प्राइस। अगर 10% से मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो सेम 10% से प्राइस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने नोट दिया है, ये नोट आप अच्छे से पढ़ो ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। सबसे पहला क्या बोलता, देयर इज अ जो रिलेशनशिप है बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनेट। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन करती हूँ एंड आई वांट पीपल टू राइट दिस टेबल ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको ना प्रॉपर टेबल ही बना, मेरे साथ साथ लिखो। This we are showing a relationship between money, price and value। ठीक है, यहाँ पर हम पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट, देन उनका क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है या फिर इनवर्स है। उसके बाद में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख राइट पॉइंट, एंड फिर यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल। ये आप अच्छे से देख लेना ये टेबल जैसे मैं समझा रही हूँ, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। ठीक है, तो इनमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है।
ठीक है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज हुआ मनी सप्लाई तो प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिख लो यहाँ पे, मोर मनी लीड्स टू हायर प्राइसेस, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। बेटा मैं पैदा हुई है ना, जब से मैंने बस खाली इन्फ्लेशन ही देखा है, अब पता नहीं अब डिफ्लेशन कभी आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आरबीआई ने प्रिंट किया मोर मनी, एग्जाम्पल आराम से लिखो, मेरे को भी जिस ध्यान आया, अगर प्रिंट किया मोर मनी, आरबीआई प्रिंट्स मोर मनी, देन कोई भी अच्छा चॉकलेट का एग्जाम्पल ले लो, देन चॉकलेट प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 20 रुपीज। ठीक है, बस ना, 10 to 20 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ना, तो उसकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी। सेम अगर वैल्यू, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ ना, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इंक्रीज होगी। सेम चीज आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखो कि मोर मनी लीड्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हो गया, लेस परचेजिंग पावर, हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले, लेस परचेजिंग पावर। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लो कि पहले पहले आप 10 रुपीज में चॉकलेट, मतलब 10 रुपीज में आप एक चॉकलेट पहले खरीद सकते थे, लेकिन अभी आप खाली हाफ ही बाय कर सकते हो, 10 रुपीज में खाली आपको हाफ चॉकलेट ही मिलेगी। ठीक है, दिस इज, समझो कि रुपीज 10 में you buy one chocolate earlier, but now it buys only half. ओके, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा पैसा एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, जितना ज्यादा पैसा उतनी ही कम वैल्यू, उतनी ही कम वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, कलर चेंज करती हूँ, जो लास्ट, ये देखो तीन चीजों के बीच में हम लोग देख रहे थे, जो लास्ट है दैट इज प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी। सेम इसमें भी इनवर्स है रिलेशन, अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगा, सेम अगर डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा। यहाँ पे लिख लो अपनी ओन लैंग्वेज में कि भाई व्हेन प्राइसेस राइज वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स। ओके, मतलब यू बाय लेस विथ सेम मनी, यू बाय लेस विथ सेम मनी। ठीक है, आप एग्जाम्पल में लिखो कि 100 रुपीज में ना आप पहले 5 kg राइस खरीदते थे, पहले बिफोर, ठीक है, बट नाउ ओनली 4 kg, बट नाउ ओनली 4 kg। यहां पर आप एक और लाइन लिख सकते हो, हायर प्राइसेस इक्वल टू लोअर परचेजिंग पावर, दैट इक्वल्स टू लोअर वैल्यू ऑफ मनी, just for your understanding purpose।
हर एक थियोरी ऑब्वियस है कि असम्पशंस के बेसिस पर है, अगर असम्पशंस है तो वहां पे क्रिटिसिज्म भी होना पॉसिबल, पॉसिबल मतलब पक्का होना ही है, असम्पशंस है तो क्रिटिसिज्म है ही, और असम्पशंस के बेसिस पर ही थियोरी बनती है, तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही, ठीक है। अब असम्पशंस क्या किया यहाँ पे, सबसे पहला है वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट द मनी इज मूविंग इन द इकोनॉमी इज कांस्टेंट। समझो आपके पास में 100 रुपए है, वो 100 रुपए आप पूरे साल भर में 5 बार यूज कर रहे हो टू बाय थिंग्स, देन दैट 5 इज व्हाट, दैट 5 इज वेलोसिटी एंड दैट इज कांस्टेंट। ऐसा पॉसिबल है क्या? अब अज्यूम करके चलना पड़ेगा भाई हमें। नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज टी। अभी हमने यहाँ पे टी को डिनोट क्या किया था, टोटल आउटपुट, राइट। तो उसको क्या कहेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज टी इज कांस्टेंट। मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कांस्टेंट है, ये भी हमें अज्यूम करके चलना है। नेक्स्ट, दिस थियोरी अज्यूम मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली। मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो मनी डिमांड कर रहा है वो सिर्फ नॉर्मल ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे जो सेविंग्स, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि वो सब कुछ है ही नहीं। वी आर इग्नोरिंग ऑल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सिर्फ जो मनी डिमांडेड है हियर, दैट मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, नॉट फॉर सेविंग एंड नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। तो ये 3 असम्पशंस है फिशर्स इक्वेशन के, अच्छे से याद करना, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म भी देख लो भाई, हर एक बंदा, हर एक लाइन में क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ है वो हम अभी देखते हैं। फिशर्स इक्वेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है कि भाई ये कोई रियल लाइफ प्रोसेस, रियल एक्सप्लेनेशन करता नहीं है, ये एक्सप्लेन नहीं करा है फिशर्स का इक्वेशन कि हाउ मनी सप्लाई इज अफेक्टिंग प्राइस। तो ये रियल लाइफ में, रियलिटी में ये फिशर्स इक्वेशन बताया ही नहीं है कि भाई मनी सप्लाई कैसे कैसे प्राइस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिंपली फिशर्स ने क्या बोला कि भाई अगर मनी सप्लाई डबल हुआ तो प्राइस डबल होगा, इन सिंपल टर्म्स ऐसे बता दिया है। लेकिन इन रियलिटी अगर मनी सप्लाई डबल हुआ तो प्राइस इंक्रीज होगा बट स्लोली, या फिर प्राइस इंक्रीज नहीं भी हो सकता है अगर प्रोडक्शन आपने इंक्रीज करा है। अगर आपने सप्लाई बढ़ा दी तो भाई प्राइस क्यों इंक्रीज होगा? तो ये सारी चीजों को ना रियलिटी में कंसिडर नहीं करा है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था। सेकंड क्या है, इट अज्यूम्स ऑल मनी इज इंस्टेंटली स्पेंड। मतलब कुछ सेविंग्स, कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ मिथ। मतलब यहां पर हर एक इंसान इज जॉब फुल, जॉब लेस नहीं, हर किसी के पास में जॉब है, लेकिन इन रियलिटी अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर इशू। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर इशू इन द इकोनॉमी। अपने इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ही है, बहुत सारे बेरोजगार पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ कंट्री कैन इंक्रीज आउटपुट इवन विद फुल एम्प्लॉयमेंट बाय इंपोर्टिंग रिसोर्सेज आर नॉट लोकली अवेलेबल। ये लाइन क्या बोलती कि भाई अपने कंट्री में जो भी फुल रिसोर्सेस है, मतलब जो भी वर्कर्स है और जो भी रिसोर्सेस है वो फुली यूटिलाइज है, फुली यूटिलाइज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है कि इवन इफ वी आर यूजिंग अवर लोकल रिसोर्सेस, इवन इफ वी आर यूजिंग अवर लोकल रिसोर्सेस टू मैक्सिमाइज, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, हम लोग फॉरेन रिसोर्सेस को भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन रिसोर्सेस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द थियोरी फोकसेस ओनली ऑन मनी फॉर ट्रांजैक्शंस इग्नोरिंग इट्स अदर यूजर्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डेली ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं हम वही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिकॉशनरी मोटिव जो हमारा है, मतलब जो हमने अब इमरजेंसी के लिए जो हमने सेव करके रखे हैं पैसे, जो स्पेकुलेटिव मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब जो हमने इन्वेस्ट करके रखे हैं पैसे, वो सारी चीजें ये क्या कर रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म, ठीक है। सेकेंड थियोरी क्या है अपनी, सेकेंड थियोरी है कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना, कैम्ब्रिज इक्वेशन, कैश बैलेंस अप्रोच। यहाँ पर इक्वेशन क्या है, m इक्वल टू p इंटू k इंटू टी, एंड यहाँ पे क्या था इक्वेशन फिशर्स के, उसमें mv इक्वल टू p t, ठीक है। तो यहाँ पे सेम m रिप्रेजेंट्स द सेम जो अभी हमने पढ़ा है, p इज अगेन प्राइस लेवल। यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज k का क्या मतलब है, कैश बैलेंस। इसका क्या मतलब है, हाउ मच मनी पीपल कीप इट एज कैश, ठीक है। सिंपल है, कितना पैसा कैश बैलेंस है,
कितना कैश बैलेंस है लोगों के पास में। तो यहां पर हम लोग कैश बैलेंस का रेशियो निकालने वाले हैं। टी इज अगेन, वहां पे फिशर्स में टी क्या था, टोटल आउटपुट, लेकिन यहां पर हम लोग टी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं विथ वाई, विथ वाई। मतलब टी का क्या मतलब था, टोटल ट्रांजैक्शंस, राइट, फिशर्स के अकॉर्डिंग। एंड सेम इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं विथ टोटल इनकम, वाई मतलब टोटल इनकम या फिर आउटपुट, ठीक है, कैम्ब्रिज में। ओके, तो यहां पे क्या है, टी एंड वाई आर नॉट ऑलवेज इक्वल, टी एंड वाई आर नॉट ऑलवेज इक्वल। क्यों 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 ऐसे क्यों है, देयर आर टू रीजंस। सबसे पहला क्या है, सम आउटपुट में नॉट बी सोल्ड इन द सेम ईयर इट्स प्रोड्यूस, जो जो साल में प्रोड्यूस किया गया है मे नॉट बी सोल्ड इन द सेम ईयर, क्या पता अगले साल में वो वैसे आउटपुट्स बेचे जाए। नेक्स्ट, सेम ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व goods produced in the earlier year, some transactions may involve goods produced in the earlier year। simple example ले लो, you're selling the house, you're selling the house which you have purchased in the previous year। आपने पिछले साल में एक घर खरीदा, वो आप इस साल में बेच रहे हो। तो ये सेम, ये दो रीजन है जहां पर टोटल ट्रांजैक्शन इज नॉट इक्वल टू टोटल इनकम, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगेन ये अजम्पशंस पे बेस्ड है, तो हम यहां पर अज्यूम करके चल रहे हैं दैट इज टी इज इक्वल टू वाई, मतलब टोटल ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज या फिर कैश बैलेंस अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फिशर्स का इक्वेशन दिया है, कैम्ब्रिज का इक्वेशन दिया है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मनी इन फिशर्स इक्वेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ के, रेसिप्रोकल मतलब ऑपोजिट ऑफ के। वहां पे फिशर्स के उसमें वेलोसिटी ऑफ मनी का क्या मतलब था, हाउ फास्ट पीपल स्पेंड, वही था ना वेलोसिटी का मतलब। लेकिन यहाँ पे के का क्या मतलब है, के का मतलब है how much money people keep as cash, मतलब यहां पे स्पेंड नहीं कर रहे, यहां पे रख रहे, कीप एज कैश। तो दिस V इज टोटली ऑपोजिट टू के। V क्या बोलता, कितना जल्दी जल्दी स्पेंड हो रहा है, के क्या बोल रहा है, भाई कितना रख रहे हो, स्पेंड नहीं कर रहे हो, कितना रख रहे हो एज अ कैश। तो V इज ऑपोजिट ऑफ के। V according to Fisher's equation, V is opposite of, is reciprocal of K in Cambridge equation। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो, that is V is equal to 1 by K, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एज ग्रेटर proportion of income is held as cash balance, higher K and velocity of money V falls and vice versa। सेम है ना, वही चीज अभी मैंने आपको बताई है। अगर आपका स्पेंडिंग ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियस है कि जो आप कैश रख रहे हो, जो आपका के है, जो कैश बैलेंस है, दैट विल बी लेस। एंड अगर आपकी वेलोसिटी लेस है, जो कैश बैलेंस है, दैट विल बी हायर, क्योंकि आप ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो, ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो तो आप ज्यादा रख रहे हो आपके पास में। सिंपल है, सेम चीज मैंने अभी आपको बताई है, याद रखना। यहाँ पे वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। ओके, डीसी नोट इज फॉर यू, तो ये नोट मैंने बनाई है आपके लिए। तो ये जहां पर भी मैं डीसी नोट्स दे रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, ये आप अच्छे से याद रखना, ये आपको मतलब समरी बेसिस पे आपको याद आ जाएगा, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा है ये थ्योरी में। द लास्ट थियोरी इज क्वांटिटी थियोरी बाय कीन्स, ठीक है। अब कीन्स के भी कुछ व्यूज है, कीन्स के एकदम हट के व्यूज है, एकदम हटके व्यूज है, क्योंकि कीन्स क्या बोलते हैं मालूम, मनी सप्लाई एंड प्राइस में इनडायरेक्ट रिलेशन है। और ये उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा है, थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो एकदम हटके है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि कीन्स ने इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। कीन्स क्या बोलते, अगर आरबीआई ने बहुत ज्यादा पैसा इशू करा है, बहुत ज्यादा नोट्स प्रिंट करे हैं, तो ऑब्वियस है कि बैंक के पास में ज्यादा फंड होगा टू लेंड, बैंक के पास में ज्यादा फंड होगा टू लेंड, है ना, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा फ्रॉम 10% टू 7%। एग्जाम्पल ले लो, समझ रहे। अब ज्यादा पैसा है लोगों के पास में, ज्यादा पैसा है लोगों के पास में, तो वो क्या करेंगे, वो लेंड करेंगे।
मैंने बैंक का यहाँ पे एग्जांपल लिया, बैंक के पास में ज्यादा फंड है तो वो लेंड करेगा, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, दिस विल लीड टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इन टर्न राइजेस व्हाट, क्या क्या इंक्रीज होगा इसकी वजह से, अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या क्या राइज होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा एंड प्राइस लेवल ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है, इतना ही आपको याद रखना है और ज्यादा कुछ झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है। जब भी अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो आपको कीन से याद आ जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। थियोरी कनेक्ट्स मॉनिटरी थियोरी, ये एक इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लाया तो मॉनिटरी थियोरी विद जनरल थियोरी ऑफ वैल्यू लिंकिंग मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट्स एंड प्राइस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ब्रॉडली रेफर्स टू परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे इन्फ्लेशन एक बार में राइज नहीं हो रहा है, नॉट एट वन टाइम, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इंक्रीज होते जा रहा है प्राइस लेवल, ठीक है। दिस इज अ ट्रेंड जो कि लॉन्ग टर्म में फॉलो किया जा रहा है, नॉट वन टाइम बट लॉन्ग टर्म में प्राइस लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो परचेसिंग पावर है वो, जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है वो रिड्यूस होते जा रही है, ठीक है। अब कल हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय।